आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जो स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता शब्द को परिभाषित कीजिए। अगर यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द नहीं आई और शब्द आ जाए लिबर्टी, तो भी आपको आंसर यही देना है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी है जो लैटिन भाषा की, भाषा कौन सी हो गई? लैटिन। तो जो लैटिन भाषा की लिबर शब्द से मिलकर बनाए, तो लिबर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अब इसका क्या अर्थ है? बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दी जाए, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, तो कोई भी रोक टोक नहीं हो, बंधन नहीं हो, उसे हम बोलेंगे स्वतंत्रता। तो लिबर्टी शब्द से मिलकर के बनाए, और ये लिबर्टी शब्द किससे बना? लिबर शब्द से मिलकर के बना, और इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा और नाम सुना होगा आपने, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण कोटेशन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करूंगा या लेकर रहूंगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना, स्वतंत्रता के दो विचार कौन से हैं? तो यहाँ पर दो विचार से तात्पर्य क्या हुआ कि स्वतंत्रता के रूप, और यहाँ पर स्वतंत्रता के दो रूप हैं। एक है शुरुआती जो स्वतंत्रता का विचार था कि किसी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? बंधन नहीं होना चाहिए, तो बंधनों का अभाव, ये शुरुआती विचार स्वतंत्रता का। उसके बाद में आया कि इससे तो नुकसान होता है, तो युक्ति युक्त बंधन। तो पहले वाले में तो पूरी आ जाती है, ठीक है, और दूसरे वाले में आवश्यक जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए वो जरूरी है, ठीक है। तो बंधनों का अभाव, इसको हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा हो जाएगा आपके सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के दो विचार हैं, एक तो बंधन हो, बंधन नहीं हो, और दूसरा बंधन हो। तो इसको तो नकारात्मक और इसको सकारात्मक आ गया। फिर अगली परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको अच्छे से याद रखनी है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, और फिर बाद में हर जगह वो बंधन में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहने वाले जो विचारक हैं उनका नाम है रूसो। तो रूसो ने कहा कि जो बंधन होते हैं ना वो कानून के होते हैं, राज्य के होते हैं, ठीक है। राज्य के माध्यम से जो कानून बना दिए जाते हैं वो बंधन व्यक्ति को जकड़ करके रख लेते हैं, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा देते हैं। तो बड़ी अच्छी परिभाषा है रूसो। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 आता है, जो हमारे सभी प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं, सभी मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। मतलब वो 2 चीज़ बताइए जिनसे हमें क्या प्राप्त हो जाती है, स्वतंत्रता। तो पहली चीज़, हम इनको रटने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप बता सकते हैं। किताब में बहुत सारी दे रखी हैं, लेकिन आप ऐसी कोई भी 2 चीज़ याद रखो जो हमेशा हमको याद हो जाए। तो देखो, व्यक्ति का जागरूक होना, व्यक्ति का जागरूक होना, तो व्यक्ति का जागरूक होना एक तो ये शर्त है किसके ऊपर, स्वतंत्रता। कि स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी, जब व्यक्ति जागरूक होगा। जीवन का ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाए। तो जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो व्यक्ति का जागरूक होना, दूसरा अगर हम लें तो व्यक्ति कैसा हो, शिक्षित। तो व्यक्ति का शिक्षित होना, तो व्यक्ति का शिक्षित बोल दें। दूसरा, व्यक्ति साहसी भी होना चाहिए, दूसरे से डरे नहीं, तभी तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो व्यक्ति का शिक्षित व साहसी होना, ये 2 चीज़ें हैं जिनसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे अगर हम बात करें तो अगला अपना बिंदु आता है, वह है स्वतंत्रता के मार्ग की 2 प्रमुख बाधाएं। कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक इसी को आप ले सकते हैं, जागरूकता का भाव। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं होगी। व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि मुझे ये अधिकार भी मिला हुआ है क्या, तो व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। दूसरा, व्यक्ति का अशिक्षित होना, व्यक्ति का अशिक्षित होना। तो व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो भी उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, पता ही नहीं होगी कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही जगह आपके काम आ जाएंगे। बस यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो पॉजिटिव बताना और यहाँ पर नेगेटिव बताना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अर्थ लिखिए। तो समानता शब्द को परिभाषित कीजिए, अर्थ लिखिए। अब देखो, समानता का मतलब क्या होता है, उसे हम 2 चीज़ों से समझ सकते हैं। एक तो समाज में विशेषाधिकारों का अंत कर दो आप, विशेष जो अधिकार देते हैं हम किसी को, उनका क्या कर दो आप, अंत कर दो। इसका मतलब ये हुआ समाज में व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। ठीक है, तो समाज में किसी को हम विशेष महत्व देते हैं। अगर ये भेदभाव जो है समाज में, अगर उसे हम समाप्त कर देंगे तो समानता स्थापित होगी। अमीर है, गरीब है, कोई कलेक्टर है, मजदूर है। ठीक है, तो समाज में व्यक्ति को जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उन्हें आप समाप्त कर दो। और हम क्या कर सकते हैं समानता स्थापित करने के लिए, तो और समानता स्थापित करने के लिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान व्यवहार। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र में काम करने, समान लोग का मतलब एक क्षेत्र में काम करने वाले, मतलब मजदूर, सभी मजदूर हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार। ठीक है, सभी व्यापारी हैं तो उन व्यापारियों के साथ एक जैसा व्यवहार। कि एक क्षेत्र में जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार। तो एक क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ अगर समान व्यवहार किया जाएगा, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, इनके आधार पर अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो उसी को क्या कहा गया है, समानता कहा गया। अगली चीज़ है, यही चीज़ आप यहाँ पर भी जोड़ करके रख सकते हो। तो देखो, समानता के 2 आधारभूत तत्व कि जिनसे समानता स्थापित होती है, तो जाहिर सी बात है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। और दूसरा है सभी लोगों को विकास के समान अवसर देना, कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। कब होगा, जब आप सभी को कैसे अवसर देंगे, समान अवसर, तभी तो विकास होगा ना, और तभी समानता होगी। अगर अवसरों में आप भेदभाव कर दोगे तो समानता नहीं होगी।
तो हर व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें समान अवसर मिले। फिर अगला आता है अपना क्वेश्चन कि लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है। तो लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया, तो नाम आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? देखो, लोकतंत्र हमेशा ये कहता है कि व्यक्ति की शासन में भागीदारी होनी चाहिए। अगर जिस शासन में व्यक्ति की, ठीक है, जिस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की भूमिका शासन में ज़्यादा होती है वो सबसे अच्छा शासन माना जाता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि भागीदारी ज़्यादा किस में हो, शासन में। तो लोकतंत्र की आत्मा की लोकतंत्र कहाँ पर निवास करेगा? जहाँ पर व्यक्ति की भागीदारी किस में हो, राजनीति में हो, शासन में हो। तो लोकतंत्र की आत्मा राजनीतिक स्वतंत्रता को माना गया है। फिर बात करते हैं अवसर की समानता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर देखो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, इसी को हम अवसर की समानता कहते हैं। कि अगर हम बात करें तो धर्म है, जाति है, लिंग है, वर्ग है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, नस्ल है या रंग है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना। तो इन सभी के आधार पर हमें क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। तो अगर इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा ना, तो वहाँ पर समानता रहेगी। और समानता के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। तो हर व्यक्ति को समान अवसर देने हैं। तो हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, इनके आधार पर क्या नहीं करना है? आपको भेदभाव नहीं करना है। तो वो अवसर की समानता होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गई? अवसर की समानता। फिर अंतिम जो अपना क्वेश्चन है आज का, वह पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है, मतलब कौन सी समानता वहाँ पर विद्यमान नहीं होती है, ठीक है, जो हमें देखने को नहीं मिलती नहीं है वहाँ पर। तो पूंजीवादी देश का मतलब अमीर और गरीब। तो अमीर और गरीब का आधार क्या है अपने यहाँ पर? आर्थिक। कौन सा आधार है? आर्थिक। तो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर होता है वो पूंजीवादी देशों में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आर्थिक समानता हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है किसी भी देश में, चाहे वो पूंजीवादी देश हो या फिर वो साम्यवादी देश हो। तो अर्थ के आधार पर, पैसे के आधार पर समानता स्थापित नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ जितनी संपत्ति आपके पास है उतनी संपत्ति मेरे पास हो, किसी अन्य के पास भी हो, जितने पैसे आपके पास हैं उतने पैसे मेरे पास भी हों, ठीक है। तो पूंजीवादी देशों में किसी भी प्रकार की समानता, कौन सी समानता नहीं पाई जाएगी? आर्थिक। बाकी तो समानता पाई जा सकती है, समाज में भी समानता स्थापित की जा सकती है, लेकिन पैसे के आधार पर कभी भी समानता स्थापित किसी भी देश में नहीं होगी। तो पूंजीवादी देशों में आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है। तो आज अपना चौथा पार्ट था, ठीक है, और आपको अच्छा लगा हुआ। फिर आगे हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। आप उसको पढ़ करके तैयार रखें और देखें आपको कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।